मोहल्ले में ढोल बज रहे थे और बो काटा का शोर था, मगर मोहल्ले के सबसे अमीर घर में सन्नाटा था। एक लड़का छत से पतंग लूटते हुए उस घर के सहन में गिरा। उसे खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि फर्श पे खून आलूद पतंग और डोर बिखरी पड़ी थी, और एक लड़की बेहोश पड़ी थी। जब उसे लड़के के हाथ में मौजूद आखिरी खत पढ़ा तो वो वहीं मुंजमद हो गया, क्योंकि लाहौर के कदीम और गुंजान आबाद अंदरून शहर की पेचीदा और भूल भुलैयों जैसी गलियों में आज का सूरज एक नई कयामत खेज हंगामा खेजी और रंगीनी लेके तुरू हुआ था, क्योंकि आज बसंत का त्यौहार था और पूरा शहर पीले रंग के समुंदर में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। हर तरफ छतों पर नौजवानों और बच्चों के टोले मौजूद थे, जो अपनी अपनी पतंगों और डोर के साथ आसमान पर हुक्मरानी करने के लिए तैयार थे। फिजा में ढोल की थाप और ऊंची आवाज में बजने वाले गानों का ऐसा शोर था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। हर तरफ से बो काटा के नारे बुलंद हो रहे थे और फिजा में उड़ती हुई रंग बरंगी पतंगें यूं मालूम हो रही थीं जैसे आसमान ने सतरंगी चादर ओढ़ ली हो। मगर इस तमाम तर जश्न और खुशी के माहौल में एक शख्स ऐसा भी था जिसके लिए आज का दिन सिर्फ खेल तमाशा नहीं था, बल्कि अपनी ताकत और महारत का लोहा मनवाने का दिन था। और वो शख्स समीर था। समीर मोहल्ले का सबसे मशहूर और माहिर पतंगबाज माना जाता था, जिसकी छत पे आज सुबह से ही दोस्तों का जमघटा लगा हुआ था। समीर की उम्र बमुश्किल 22 साल थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसा गरूर और बेखौफी थी जो उसे दूसरों से मुमताज करती थी। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई चरखी को यूं घुमा रहा था जैसे पूरी दुनिया की डोर उसके हाथ में हो। समीर को अपनी तैयार करदा डोर पर बहुत नाज था, जिसे वो शहर के बेहतरीन कारीगरों से खुफिया तौर पर तैयार करवाता था, और उसमें कांच का बारीक पिसा हुआ बरादा और कुछ ऐसे केमियाई और तेजाबी अज्जा शामिल करवाता था जो किसी भी मुखालिफ की पतंग को लम्हों में काट के रख देते थे। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसकी ये कातिल डोर किसी राहगीर के गले का फंदा बन सकती है या किसी परिंदे के पर काट सकती है। उसके लिए जीत का नशा हर इखलाकी कदर से बढ़ के था, और उसे याद था कि पिछले साल भी इसी बसंत के मौके पे उसकी पतंग की डोर से गली में जाते हुए एक हादसा हुआ था। मगर समीर ने इस वाक़े को महज एक इत्तेफाक समझ के भुला दिया था, और उसके ज़मीर पे कोई बोझ नहीं था। आज भी वो इसी जोश व खरोश के साथ छत के किनारे पे खड़ा था, और उसकी नज़रें आसमान पे जमी हुई थीं, जहाँ उसकी सुर्ख रंग की बड़ी गुड्डी हवा के दोश पे लहरा रही थी। समीर के दोस्त उसके हर पेज पर तालियां बजा रहे थे और उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। वाह उस्ताद वाह, आज तो कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पा रहा। तुमने तो पूरे मोहल्ले का सफाया कर दिया है। समीर के चेहरे पे एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, और वो अपनी डोर को ढील देते हुए मुखालिफ पतंग को अपने जाल में फंसा रहा था। अचानक फिजा में एक अजीब सी तब्दीली महसूस हुई। आसमान पे दूर कहीं से एक स्याह रंग की बड़ी और पुरस्रार पतंग नमूदार हुई, जो हवा के रुख के खिलाफ तैरती हुई सीधी समीर की पतंग की तरफ बढ़ रही थी। यह पतंग आम पतंगों से हुजम में काफ़ी बड़ी थी, और उस पे चांदी के तारों से कुछ अजीब व गरीब नक्श व निगार बने हुए थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उस पतंग की डोर भी काली थी, और वो इतनी तेजी से हरकत कर रही थी जैसे उसे उड़ाने वाला कोई बहुत ही माहिर खिलाड़ी हो। समीर ने जैसे ही उस काली पतंग को अपनी तरफ आते देखा, उसकी आंखों में मुकाबले की चमक आ गई। उसे अपने दोस्तों से कहा, देखो वो कौन बेवकूफ़ है जो मेरी सुर्ख गुड्डी से टक्कर लेने आ रहा है। आज मैं इसकी पतंग काट के इसे यादगार बना दूंगा। समीर ने अपनी डोर तानी और पेच लड़ाने के लिए तैयार हो गया। काली पतंग ने बड़ी महारत से समीर की पतंग पे हमला किया, और दोनों डोरें आपस में उलझ गईं।
समीर ने अपनी रिवायती महारत दिखाते हुए डोर को खींचा, मगर उसे महसूस हुआ कि सामने वाला खिलाड़ी कोई आम शख्स नहीं। उसकी डोर में एक अजीब सी ताकत और खिंचाव था जो समीर के हाथों को जख्मी कर रहा था। ये मुकाबला कई मिनट तक जारी रहा और मोहल्ले की दीगर छतों पर मौजूद लोग भी अपना खेल छोड़कर उस मुकाबले को देखने लगे। सनसनी अपने अरूज पे थी कि अचानक एक जोरदार झटका लगा और समीर ने अपनी पूरी कुव्वत लगा के डोर को खींचा। मुखालिफ पतंग कट गई। फिजा में बो काटा का एक फलक शगाफ नारा गूंजा और समीर के दोस्तों ने उसे कंधों पे उठा लिया, मगर समीर की नज़र उस कट जाने वाली पतंग पे जमी हुई थी, जो अब हवा के दोष पे हचकोले खाते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। आमतौर पर समीर कटी हुई पतंगों के पीछे नहीं भागता था, क्योंकि वो खुद को उससे बालातर समझता था, मगर उस काली पतंग में कोई ऐसी कशिश थी जिसने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो पतंग हवा में अगेन वो पतंग हवा में लहराती हुई मोहल्ले की दूसरी तरफ जाने लगी, जहां आबादी कम थी और पुरानी इमारतें ज़्यादा थीं। समीर ने देखा कि वो पतंग सीधी उस इलाके की सबसे बड़ी और कदीम हवेली की तरफ जा रही है, जिसे लोग सेठ आबिद की हवेली कहते थे। ये हवेली अपने रकबे और ऊंची दीवारों की वजह से मशहूर थी, मगर इससे ज़्यादा अपनी वीरानी और पुरअसरार कहानियों की वजह से जानी जाती थी। मोहल्ले के लोग कहते थे कि इस हवेली में रहने वाले लोग बहुत मगरूर और अलग थलग रहते हैं और वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। हवेली के बारे में मशहूर था कि वहाँ कुछ साल पहले कोई बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद से वहाँ सन्नाटा रहता है, मगर समीर को इन बातों से कोई गर्ज नहीं थी। उस वक्त उस पर सिर्फ इस नायाब काली पतंग को हासिल करने का जुनून सवार था। उसने सोचा कि अगर ये पतंग मेरे हाथ लग गई तो मैं उसे अपनी फतह की निशानी के तौर पे अपने कमरे में सजाऊंगा। समीर ने अपने दोस्तों की परवाह किए बगैर छत की मुंडेर से छलांग लगाई और साथ वाली छत पे पहुंच गया। उसके दोस्तों ने उसे आवाज़ें दी कि अरे समीर, कहाँ जा रहे हो? उसे हाबिद की हवेली है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। वहाँ बड़े बड़े कुत्ते हैं और चौकीदार हैं। मगर समीर पे धुन सवार थी। वो एक छत से दूसरी छत और फिर तीसरी छत पे छलांगे लगाता हुआ उस सिमत बढ़ता रहा, जहां वो काली पतंग आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही थी। समीर का सांस फूल रहा था और पसीना उसके माथे से बह रहा था, मगर उसकी नज़रें अपने शिकार पे थीं। वो पतंग हवा में तैरती हुई हवेली की ऊंची दीवारों के पार चली गई और सहन में कहीं गिर गई। समीर आखिरी घर के छत पे पहुंचा, जो हवेली के बिल्कुल साथ मुत्तसिल था। हवेली की दीवारें बहुत ऊंची थीं और उन पे कांच के टुकड़े लगे हुए थे, मगर एक जगह से दीवार थोड़ी टूटी हुई थी और वहां एक पुराने दरख्त की शाख झुकी हुई थी। समीर ने इधर उधर देखा, गली में कोई नहीं था, क्योंकि सब लोग अपनी छतों पर पतंगबाजी में मसरूफ थे। समीर ने दरख्त की शाख का सहारा लिया और बड़ी महारत से हवेली की दीवार पर चढ़ गया। उसे दीवार के ऊपर से अंदर झांका तो हवेली का सहन बहुत वसी व अरीज था और वहाँ संगे मरमर का फर्श बिछा हुआ था, जो अब धूल मिट्टी से अटा हुआ था। सहन के बीचों बीच एक पुराना फवारा था जो खुश्क पड़ा था। उसके इर्द गिर्द सूखे हुए पत्तों के ढेर लगे थे। हैरत की बात यह थी कि बाहर इतना शोर था, मगर हवेली के अंदर एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई जी रूह मौजूद नहीं है। समीर ने इत्मीनान का सांस लिया और दीवार से नीचे कूद गया। उसके जूतों की आवाज़ सहन के सन्नाटे में गूंजी, मगर कोई भी बाहर नहीं आया। समीर की नज़रें उस काली पतंग को तलाश कर रही थीं और जल्द ही उसे वो नज़र आ गई। वो पतंग सहन के दूसरे कोने में मौजूद एक बड़े कमरे की खिड़की के पास गिरी पड़ी थी और उसकी लंबी काली डोर हवा में लहरा रही थी। समीर दबे पांव उस तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये खौफ की वजह से नहीं था, बल्कि एक अनजाने तजस्सुस की वजह से था। वो हवेली के मोहम्मे को करीब से देख रहा था। वो चलता हुआ उस कमरे के करीब पहुंचा जिसके दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं,
मगर एक खिड़की का पट थोड़ा सा खुला हुआ था और पतंग की डोर उस खिड़की के अंदर जा रही थी। समीर ने सोचा कि पतंग उठा के वापस भाग जाऊं, मगर जब वो पतंग उठाने के लिए झुका तो उसने देखा कि पतंग का कुछ हिस्सा फटा हुआ है और उस पर कुछ सुर्ख रंग के धब्बे लगे हुए हैं। उसे गौर से देखा तो उसे वो खून के धब्बे मालूम हुए। उसका माथा ठनका, ये खून कहाँ से आया? कि पतंग गिरते हुए किसी परिंदे से टकराई थी, मगर परिंदे का निशान नहीं था। समीर की नज़र डोर पर पड़ी जो खिड़की के अंदर जा रही थी। उस डोर पे भी जगह जगह खून लगा था। अब समीर का तजस्सुस उसे खिड़की की तरफ खींच ले गया। उसे आयसा से खिड़की के पट को धकेला और अंदर झांका। अंदर का मंजर देख के समीर के पैरों तले से जमीन निकल गई और उसका खून जम गया। कमरे के अंदर फर्श पे एक इंतहाई खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी थी। उसे पीले रंग का लिबास पहन रखा था जो बसंत के रंगों की अक्कासी कर रहा था, मगर उसके कपड़ों पर और फर्श पे खून बिखरा हुआ था और उसके चारों तरफ वही काली डोर उलझी हुई थी जो बाहर पतंग के साथ बंधी थी। लड़की का चेहरा जर्द था और उसके बाल खुले हुए थे। एक लम्हे के लिए समीर को लगा कि वो मर चुकी है, मगर फिर उसने देखा कि उसका सीना हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो रहा था, यानी सांस चल रही थी। कमरे में सामान बिखरा पड़ा था, जैसे वहाँ कोई हाथापाई हुई हो या फिर उस लड़की ने खुद को बचाने की कोशिश की हो। समीर का पहला रद्द-ए-अमल ये था कि वो वहाँ से भाग जाए। अगर किसी ने उसे यहाँ देख लिया तो उस पे कत्ल या इक़दाम कत्ल का इल्ज़ाम लग जाएगा और वो बुरी तरह फंस जाएगा। उसे पीछे हटने के लिए कदम उठाया, मगर फिर उसकी नज़र लड़की के हाथ पे पड़ी। उस लड़की की मुट्ठी सख्ती से बंद थी और उसमें एक सफ़ेद रंग का लिफाफा या ख़त दबा हुआ था। समीर के जहन में हज़ारों सवालात उमड़ आए। ये लड़की कौन है? इसके साथ ये हादसा कैसे हुआ? क्या ये डोर मेरी पतंग की थी? नहीं, ये नामुमकिन था। मेरी पतंग तो अभी कटी है और ये मंजर देख के लगता है कि ये वाकया कुछ देर पहले का है और ये डोर तो उस काली पतंग की है जो मैंने काटी थी। तो क्या इस लड़की को उस काली पतंग की डोर ने जख्मी किया या फिर मामला कुछ और है? समीर के अंदर का इंसान जाग उठा या शायद उसकी किस्मत उसे इस जाल में फंसाना चाहती थी। उसने फैसला किया कि वो अंदर जाके देखेगा कि लड़की जिंदा है या नहीं, और शायद वो उसकी मदद कर सके। उसने खिड़की से छलांग लगाई और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक अजीब सी बू रची थी जो खुशबू और खून की मिली जुली बू थी। कमरा बहुत बड़ा और शहाना था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स लगी थी और फर्नीचर कदीम ज़माने का था, मगर हर चीज़ पे गिर्द की एक तह जमी हुई थी। समीर एहतियात से चलता हुआ उस लड़के के करीब पहुंचा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। वो लड़की के पास घुटनों के बल बैठ गया और गौर से उसके चेहरे को देखा। वो भला की हसीन थी, मगर उसके चेहरे पे एक गहरा दुख और तकलीफ दर्ज थी। उसके बाजू पे और गर्दन के पास डोर के गहरे जख्म थे जिनसे खून रिस रहा था, और वो डोर कांच वाली थी जो उसकी जिल्द में पेवस्त हो गई थी। समीर ने कांपते हाथों से उसकी नब्ज चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी कलाई बहुत ठंडी थी, मगर नब्ज चल रही थी, हालांकि बहुत मध्यम थी। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या वो बाहर जाके मदद के लिए पुकारे, मगर बाहर तो कोई नहीं था, और अगर वो शोर मचाता तो हवेली के लोग उसे ही मुजरिम समझ लेते। उसे सोचा कि पहले ये देखूं कि ये ख़त क्या है जो उसने इतनी मजबूती से थाम रखा है। शायद इसमें कोई सुराग हो कि ये सब कैसे हुआ। समी ने आहिस्ता से लड़की की मुट्ठी खोलने की कोशिश की। लड़की की गिरफ्त बहुत मजबूत थी, जैसे वो अपनी जान से ज़्यादा इस कागज़ के टुकड़े की हिफाजत कर रही हो। समीर ने थोड़ी सी ताकत लगाई और वो लिफाफा उसकी उंगलियों से आज़ाद करवा लिया। लिफाफा खूनी धब्बों से दागदार था और उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। समीर ने लिफाफा हाथ में लिया तो उसे महसूस हुआ कि ये आम कागज़ नहीं, बल्कि बहुत नफीस और महंगा कागज़ है। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पे पसीने के कतरे टिपक कर फर्श पे गिर रहे थे।
बाहर ढोल की आवाज़ें अब भी आ रही थीं। वो काटा के नारे अब भी गूंज रहे थे, मगर उसके कमरे के अंदर एक खौफनाक खामोशी थी। समीर को ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें उसे घूर रही हैं और कोई पोशीदा आंख उसकी हर हरकत पे नज़र रखे हुए है। उसने एक नज़र उस बेहोश लड़की पे डाली और फिर अपनी नज़र उस खत पे जमा दी। वो नहीं जानता था कि ये खत उसकी ज़िंदगी का आखिरी खत साबित हो सकता है या फिर उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वो बस इतना जानता था कि इस कागज़ के टुकड़े में उस खूनी मंज़र का राज छुपा है। समीर ने एक गहरी सांस ली और कांपते हुए हाथों से खत की तह खोलने लगा। अभी उसने पहला लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा था, उसे कमरे के दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। समीर का दिल उछल के हलक में आ गया। वो वहीं मुंजमद हो गया। उसके हाथ में वो खत था और सामने वो बेहोश लड़की और बाहर से आने वाले कदमों की आवाज़ करीब होती जा रही थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि वो किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुका है, मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसे खत को अपनी मुट्ठी में छुपा लिया और सहम के दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहाँ से कोई उसकी मौत या उसकी बर्बादी बन के अंदर दाखिल होने वाला था। ये लम्हात उसकी ज़िंदगी के सबसे तवील लम्हात थे, जहाँ खौफ, तजस्सुस और पछतावा सब एक साथ उस पे हमला आवर थे। मगर वो ये नहीं जानता था कि असल खेल तो अब शुरू हुआ है और वो महज एक मोहरा है जो किसी और की बिछाई हुई बसात पे अपनी मर्जी से चल के आया है। उसे लरजती हुई नज़रें उस खत पे जमा थी जो अब पसीने से भीग रहा था। उस खत की तहरीर सुर्ख रोशनाई से लिखी गई थी, या शायद वो खून था। ये फैसला करना मुश्किल था, मगर अल्फाज बहुत वाज़ेह और जली हरूफ में लिखे थे। उसे जैसे ही पहला जुमला पढ़ा, उसकी पैरों तले से ज़मीन सिरक गई, क्योंकि वो ख़त किसी अजनबी के नाम नहीं था, बल्कि उसका आगाज़ ही उसके नाम से हुआ था, मेरे दुश्मन और कातिल समीर के नाम। उसका दिमाग चकरा गया। इस लड़की को मेरा नाम कैसे मालूम है? मैं तो ज़िंदगी में पहली बार यहाँ आया हूँ और ये मुझे कातिल क्यों कह रही है? उसके हाथों में रेशा तारी हो गया, मगर तजस्सुस और खौफ ने उसे मजबूर कर दिया कि वो आगे बढ़े और ख़त में देखे कि क्या लिखा है। समीर, आज तुम इस कमरे में इस हाल में बैठे हो कि मैं बेहोश हूँ और तुम खौफ से कांप रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी हादसे या इत्तेफाक की वजह से यहाँ पहुँचे हो, या अपनी उस काली पतंग की कशिश तुम्हें यहाँ खींच लाई, जिसे तुमने अपनी फतेह समझ के लूटा था। मगर हकीकत यह है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि तुम्हें यहाँ लाया गया है। ये जाल हमने पिछले 1 साल से बिछा रखा था और आज इस जाल में तुम खुद चल के आए हो। तुम्हें शायद याद ना हो, मगर हमें वो दिन और वो लम्हा अच्छी तरह याद है जब तुमने अपनी झूठी शान और अना की तस्कीन के लिए हमारे घर का चिराग बुझा दिया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो माजी के दरीचों में झांकने की कोशिश करने लगा कि उसने कब किसी का खून किया। वो तो सिर्फ पतंगबाजी करता है, लड़ाई झगड़े से उसका कोई वास्ता नहीं था। उसने थूक निगला और अगली सतरें पढ़ना शुरू की, जहाँ एक दर्दनाक दास्तान लिखी थी जिसे समीर की रूह तक को झंझोड़ के रख दिया। आज से ठीक 1 साल पहले इसी बसंत के मनहूस दिन, जब तुम अपनी छत पे खड़े होके फतह के जश्न में डूबे हुए थे और अपनी इस कातिल केमिकल डोर से लोगों की पतंगे काट रहे थे, उसी वक्त इस हवेली का सबसे छोटा और लाडला बेटा, मेरा भाई एहसन, अपनी साइकिल पे ट्यूशन से वापस आ रहा था। उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी और वो फूलों जैसा नाजुक था। उसे पतंगबाजी का शौक नहीं था, मगर उसे ज़िंदगी से प्यार था। उसे नया सफ़ेद कुर्ता शलवार पहना हुआ था और वो बहुत खुश था, क्योंकि उसने इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की थी और वो घर वालों के लिए मिठाई का डिब्बा लेके आ रहा था। वो तुम्हारी गली के मोड़ पे पहुंचा ही था कि अचानक आसमान से मौत उतरी। तुम्हारी कटी हुई पतंग की डोर हवा में लहराती हुई नीचे आई। तुम अपनी छत पे खड़े कहकहे लगा रहे थे और वो काटा के नारे मार रहे थे।
तुम्हें इस बात की परवाह नहीं कि तुम्हारी कि वो धाती और शीशा लगी डोर कहाँ जा रही है। वो डोर किसी नागिन की तरह एहसन के गले में लिपट गई और इससे पहले कि वो मासूम बच्चा कुछ समझ पाता है अपने नन्हे हाथों से उसे हटाता, उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर साइकिल का तवाज़ुन बिगड़ गया। डोर में मौजूद कांच और तेजाब में बुझे हुए माथे ने उसकी गर्दन की नरम जिल्द को चीर के रख दिया। एहसन ने तड़प के अपने दोनों हाथों से उस डोर को खींचने की कोशिश की ताकि वो उसे अपने गले से निकाल सके, मगर वो डोर इतनी तेज धार थी कि उसने एहसन की नन्ही उंगलियां भी काट दी और उसके हाथ खून में नहा गए। उस सड़क के बीचों बीच गिर गया और उसकी गर्दन से खून का फवारा छूट पड़ा जो उसके सफ़ेद कुर्ते को सुर्ख करता चला गया। उसका मिठाई का डिब्बा खुल गया और गुलाब जामुन सड़क पे बिखर गए जो मिट्टी और खून में लथपथ हो गए। एहसन बोलना चाहता था, माँ को पुकारना चाहता था, मगर उसकी आवाज़ कट चुकी थी। उसके हलक से सिर्फ एक अजीब सी खरखराहट निकल रही थी। वो तड़प रहा था और मदद के लिए इधर उधर देख रहा था। गली के लोग इकट्ठे हो गए, मगर कोई उस कातिल डोर को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि वो इतनी तेज थी कि छूने वाले की उंगलियां भी काट देती। सब तमाशा देख रहे थे और वो बच्चा अपनी जान की बाजी हार रहा था। मेरी माँ जब पागलों की तरह नंगे पांव भागती हुई वहां पहुंची तो उनका जिगर गोशा ठंडा हो रहा था। उन्होंने एहसन का सर अपनी गोद में रखा और दुहाइयाँ दी, मगर एहसन की आंखें पत्थरा आ चुकी थीं। वो अपनी माँ को आखिरी बार देख भी न सका और तुम उस दिन अपनी छत पे खड़े हंस रहे थे और अपनी फतेह का जश्न मना रहे थे। तुम्हें नीचे से आने वाली चीखें सुनाई दी थी, मगर तुमने झांक के देखना भी गवारा न किया क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी पतंग एक इंसानी जान से ज़्यादा कीमती थी। हमने तुम्हें देखा था, तुम्हारे उस मगरूर चेहरे को देखा था जो एक मासूम की जान लेके भी शर्मिंदा नहीं था। हम चाहते तो उसी वक्त पुलिस में जा सकते थे, मगर पुलिस क्या करती? चंद दिन तुम्हें हवालात में रखते और फिर तुम रिश्वत दे के छूट जाते या ये कह के बरी हो जाते कि ये तो एक हादसा था। पतंगबाजी तो एक खेल है, मगर हमारे लिए ये खेल नहीं था, ये कत्ल था और खून का बदला खून होता है। हमने उसी दिन एहसन की ठंडी लाश और खून आलूद कपड़ों पे कसम खाई थी कि हम तुम्हें ऐसी सज़ा देंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। हमने तुम्हारे बारे में मालूमात इकट्ठी की, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पता, तुम्हारी कमज़ोरियाँ सब कुछ मालूम किया। हमें पता चला कि तुम्हें पतंगबाजी का जुनून है और तुम किसी भी नायाब पतंग के लिए कहीं भी जा सकते हो। इसलिए मेरे बड़े भाई ने पूरा साल लगा के एक ख़ास काली पतंग तैयार की और इसके लिए वो डोर बनवाई जो आज इस कमरे में बिखरी पड़ी है। समीर का जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था और उसे लग रहा था कि कमरे की दीवारें उस पर गिर रही हैं। वो एक शिकारी बन के आया था, मगर उससे एहसास हो रहा था कि वो खुद एक बहुत बड़े शिकार में तब्दील हो चुका है। उसकी नज़रें बेख्तियार फर्श पे पड़ी उस लड़की के चेहरे पर जम गई थीं जिसका नाम शायद रुखसाना था और जो एहसन की बहन थी। तो क्या ये लड़की जिंदा है? क्या ये सब एक ड्रामा है? उसने खत का अगला हिस्सा पढ़ा जिसमें लिखा था, आज सुबह जब तुम अपनी छत पे आए तो हम तैयार थे। मेरे भाई ने वो काली पतंग तुम्हारी तरफ भेजी और तुम्हें ललकारा। वो जानता था कि तुम इसे काटने की कोशिश करोगे और फिर इसके पीछे भागोगे। हमने जानबूझ के पतंग तुम्हारी तरफ गिराई ताकि तुम उस हवेली में दाखिल हो सको, और अब तुम यहाँ हो हमारे जाल में। और ये जो तुम मेरे जिस्म पर और फर्श पे खून देख रहे हो, ये जो डोर मेरे इर्द गिर्द लिपटी है, ये वही मंजर है जो तुमने मेरे भाई एहसन के साथ बनाया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एहसन मर गया था, मगर मैं जिंदा हूँ। ये खून मेरा नहीं है, ये जानवरों का खून है जिसे हमने इसलिए बिखेरा ताकि तुम्हें एहसान हो सके कि खून का रंग कैसा होता है और मौत की बू कैसी होती है। मैं बेहोश नहीं हूँ समीर, मैं सिर्फ अदाकारी कर रही हूँ ताकि तुम मेरे करीब आओ और इस खत को पढ़ सको।
मैं चाहती थी कि तुम अपनी आँखों से देखो कि तुम्हारी एक छोटी-सी गलती ने हमारी हँसती-खेलती ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर दिया है। मगर अब खेल ख़त्म हो चुका समीर, अब हिसाब का वक़्त है। ख़त के ये अल्फ़ाज़ पढ़ते ही उसके हाथ से वो कागज़ छूट के गिर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सर पे हथौड़ा मारा हो। उसे दहशत ज़दा होकर उस लड़की की तरफ देखा जो अभी तक बेहिस्सो हरकत पड़ी थी, मगर अब उसे उसके सीने के उतार चढ़ाव में एक रिदम नज़र आ रहा था जो किसी बेहोश इंसान का नहीं हो सकता। इसका मतलब था कि वो जाग रही है और वो सब सुन रही है। उसने उल्टे कदमों पीछे हटने की कोशिश की। उसका दिल चाह रहा था कि वो चीख मारे और खिड़की से कूद के बाहर जाए, मगर उसके जिस्म में जान नहीं थे। उसे अपनी इस केमिकल वाली डोर की याद आई जिसे वो फ़ख्र से बनवाता था। आज वही डोर उसके गले का फंदा बन चुकी थी। उसे एहसन का वो धुंधला सा खाका याद आने लगा जो उसके दोस्तों ने बातों बातों में बताया था कि यार नीचे कोई बच्चा मर गया है, मगर उसने कहा था कि मरने दो, हमें क्या, हम तो जश्न मनाएंगे। आज उसके अपने अल्फाज उसके लिए अजाब बन गए। वो अभी इसी शशोपंज में था कि अचानक कमरे में एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसने उसके हवास बाख्ता कर दिए। ये किसी पिस्तौल के ट्रिगर दबाने की आवाज़ थी। क्लिक। ये आवाज़ उसके बिल्कुल पीछे से आई जहाँ कमरे का दरवाज़ा था। समीर का सांस रुक गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है, कोई उसके पीछे खड़ा है, और वो कोई और नहीं बल्कि एहसन का बड़ा भाई है जिसका जिक्र ख़त में था। वो भाई जिसने ये सारा जाल बुना और जो अब अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए तैयार खड़ा था। समीर के जहन में खौफ के साथ साथ एक निदामत भी उभर रही थी, मगर अब निदामत का वक्त गुजर चुका था। उसने आहिस्ता से अपनी गर्दन मोड़ने की कोशिश की ताकि वो अपनी मौत का चेहरा देख सके। उसके पीछे खड़े शख्स का साया उस पर पड़ रहा था जो फर्श पे फैले हुए खून में घुल मिल रहा था। समीर ने हिम्मत करके पलट के देखा तो सामने एक देव हेकल नौजवान खड़ा था जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और चेहरे पे ऐसी वहशत थी जैसे वो किसी को कच्चा चबा जाएगा। उसके हाथ में एक स्याह रंग का पिस्तौल था जिसकी नाल सीधी समीर के माथे की तरफ थी। उस नौजवान का लिबास भी काला था, बिल्कुल उस पतंग की तरह जो समीर को यहाँ लाई थी। कमरे में अब कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। सिर्फ बाहर से आने वाले ढोल की थाप उस खामोशी को चीर रही थी जो अब समीर को अपने जनाजे का ऐलान लग रही थी। उस नौजवान ने इंतहाई सर्द और भारी लहजे में कहा, खुश आमदीद समीर, हमारी हवेली और हमारे जहन्नुम में तुम्हारा इस्तकबाल है। उसकी आवाज़ में इतना दर्द और गुस्सा था कि समीर की रूह कांप गई। समीर ने कुछ बोलने की कोशिश की, उसके होंठ हिले मगर आवाज़ नहीं निकली। वो गिड़गिड़ाना चाहता था, माफ़ी मांगना चाहता था, मगर अल्फाज उसका साथ छोड़ गए। नौजवान ने एक कदम आगे बढ़ाया और पिस्तौल को समीर के माथे के मज़ीद करीब कर दिया। उसे कहा, तुमने मेरा ख़त पढ़ लिया? क्या तुम्हें याद आया वो मासूम बच्चा जिसका गला तुमने काटा था? वो मेरा भाई था, मेरी जान था। तुमने सिर्फ उसका गला नहीं काटा, तुमने मेरी माँ का दिल काटा। तुमने हमारे घर की खुशियाँ काटी और फिर तुमने कहकहा लगाया। आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मौत को सामने देख के कैसे कहकहा लगाते हो। समीर की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो घुटनों के बल गिर गया और हाथ जोड़ दिए। उसे लरजती हुई आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई। मैं एक गुनहगार हूँ, खुदा के लिए मुझे मत मारो। नौजवान ने एक तल्ख हंसी हंसी जिसमें जहर घुला हुआ था। उसे कहा, गलती? तुम इसे गलती कहते हो? जानबूझ के शीशे वाली डोर इस्तेमाल करना गलती नहीं, जुर्म है। तुम जैसे लोग दूसरों की जिंदगियों से खेलते हो सिर्फ अपनी दो घड़ी की तफरीह के लिए। तुम्हारी वो डोर किसी की गर्दन काटती है, किसी का बाजू काटती है, और तुम इसे अपनी बहादुरी समझते हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि डोर कैसे काटती है। इसी दौरान फर्श पे पड़ी वो लड़की रुखसाना भी उठ के बैठ गई। उस अपने चेहरे से वो मस्नूई बेहोशी का नकाब उतार फेंका।
اس کی آنکھوں میں بھی اپنے بھائی کے لیے نفرت تھی۔ اسے اپنے کپڑوں کو جھاڑا جن پہ جانوروں کا خون لگا تھا اور کھڑی ہو کے اپنے بڑے بھائی کے پاس آ گئی۔ اس نے سمیر کی طرف دیکھ کے کہا، بھائی اسے اتنی آسانی سے مت مارنا، اسے تڑپانا جیسے احسن تڑپا تھا۔ اسے احساس ہونا چاہیے کہ سانس رکنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ سمیر اب دونوں بہن بھائی کے درمیان گھرا ہوا تھا اور اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کاش وہ اس دن پتنگ نہ اڑاتا، کاش وہ اس کالی پتنگ کے پیچھے نہ آتا، مگر کاش کا لفظ اب بے معنی ہو چکا تھا۔ نوجوان نے اپنی جیب سے وہی خونی کیمیکل ڈور نکالی جو کمرے میں بکھری ہوئی تھی اور اسے اپنے دوسرے ہاتھ میں لپیٹنا شروع کیا۔ اس نے پستول رخسانہ کو تھمایا اور خود سمیر کی طرف بڑھا۔ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ وہ گولی مار کے اسے آسان موت نہیں دینا چاہتا تھا، بلکہ اسے اسی تکلیف سے گزارنا چاہتا تھا جس سے اس کا چھوٹا بھائی گزرا تھا۔ سمیر نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر دیوار نے اس کا راستہ روک لیا۔ نوجوان نے ڈور کا ایک سرا سمیر کی گردن کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ ہے وہ انوکھا انتقام جس کے لیے ہم نے 1 سال انتظار کیا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ اور گلے کے بدلے گلا۔ آج یہ ڈور فیصلہ کرے گی کہ کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ سمیر کی چیخیں اس کے حلق میں گھٹ کے رہ گئیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ باہر کی دنیا میں پتنگیں اڑ رہی تھیں، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، مگر یہاں اس بند کمرے میں مکافات عمل کا قانون اپنی عدالت لگا چکا تھا اور فیصلہ سنایا جانے والا تھا۔ سمیر نے آخری بار اس کالی پتنگ کو دیکھا جو کھڑکی کے پاس پڑی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ پتنگ اس پہ ہنس رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ تم نے مجھے نہیں کاٹا، بلکہ میں نے تمہاری زندگی کی ڈور کاٹ دی۔ نوجوان کے ہاتھ سمیر کی گردن کے قریب پہنچ گئے اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ شعلے بن کے بھڑک رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے یقین ہو گیا کہ اب کوئی معجزہ ہی اسے بچا سکتا ہے، ورنہ اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس نے دوسروں کا کیا۔ اور شاید یہ قدرت کا انصاف تھا جو اسے یہاں کھینچ لایا تھا۔ کمرے کی فضا میں موت کی ایسی گہری اور لرزہ خیز خاموشی طاری تھی جو باہر بجنے والے ڈھول کی تھاپ کو بھی نکل رہی تھی، اور اس بند کمرے میں صرف سمیر کے اکھڑتی ہوئی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو اب کسی پھٹے ہوئے ڈھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ رخسانہ کے بھائی نے، جس کا نام ارمان تھا، اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی زہریلی اور کانچ لگی ڈور کو سمیر کی گردن کے گرد کستا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کا ایسا الاؤ دہک رہا تھا جسے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ آج اس قاتل کی جان لیے بغیر نہیں ٹلے گا۔ سمیر کے گلے کی رگیں تن گئی تھیں اور اس کی جلد پہ ڈور کی رگڑ سے جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے موت کا رقص دکھائی دے رہا تھا اور وہ لمحہ بہ لمحہ اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس شدید اذیت اور کرب کے عالم میں سمیر کے ذہن کے پردے وہ منظر پوری طرح روشن کر چکے تھے جو اس نے کبھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ آج سے 1 سال پہلے اس معصوم بچے احسن نے کیسی تکلیف برداشت کی ہوگی جب یہی ڈور اس کی نرم و نازک گردن میں پیوست ہو گئی ہوگی۔ سمیر کا دم گھٹ رہا تھا اور وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی آواز اس کے حلق میں ہی پھنس کے رہ گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس ڈور کو ہٹانا چاہتا تھا، مگر ارمان نے اسے اتنی مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ رخسانہ ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو رحم کے نہیں بلکہ اپنے بھائی کی یاد کے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ سمیر اسے تکلیف سے گزرے جس سے اس کا بھائی گزرا تھا۔ ارمان نے ڈور کو مزید کھینچا اور سمیر کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ اسے لگا کہ اب اس کی گردن کٹ جائے گی اور اس کا سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ وہ اپنے دل میں خدا سے معافی مانگنے لگا اور اس نے توبہ کی کہ کاش اسے زندگی کی ایک مہلت اور مل جائے تو وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ اسی لمحے جب سمیر کی سانسوں کی ڈور ٹوٹنے ہی والی تھی، کمرے کا دروازہ زور سے کھلا
اور ایک ایسی बारोब और दर्द में डूबी हुई आवाज़ गूंजी जिसने अरमान के हाथों को रोक दिया। रुक जाओ अरमान, खुदा के लिए रुक जाओ, अपने हाथों को खून से रंगीन मत करो। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी दुखी माँ की थी जिसने अपना बेटा खोया था। अरमान ने चौंक के दरवाजे की तरफ देखा जहाँ उसकी बूढ़ी माँ सफ़ेद लिबास में मलबूस खड़ी थी। उनके चेहरे पे गम की लकीरें इतनी गहरी थीं कि देखने वाले का कलेजा फट जाए। और उनके हाथों में एक तस्बीह थी, आंखों में बेपनाह दर्द था। उन्होंने आगे बढ़ के अरमान का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, बेटा, क्या तुम भी कातिल बनना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं एक बेटे के बाद दूसरे बेटे को भी खो दूं? अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम में और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? ये तो वो दरिंदा था जिसने अनजाने में या लापरवाही में हमारे एहसन को मारा, मगर तुम तो होशो हवास में एक इंसान की जान लेने जा रहे हो। अरमान का जिस्म गुस्से से कांप रहा था। उसने चीख के कहा, माँ, आप नहीं जानती ये वही शख्स है जिसने हमारे एहसन को हमसे छीना है। मैंने कसम खाई थी कि मैं इसका खून पीऊंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ ने अरमान के चेहरे को अपने कांपते हाथों से थामा और कहा, बेटा, इंतकाम की आग सिर्फ तबाही लाती है। ये आग तुम्हें भी जला देगी और हमारी आखिरत भी बर्बाद कर देगी। देखो, इसकी हालत देखो। ये मौत के खौफ से कांप रहा है। इसने अपनी सज़ा पा ली है। मौत तो उसे एक लम्हे में निजात दे देगी, मगर मैं चाहती हूँ कि ये ज़िंदा रहे और हर लम्हा मरे। मैं चाहती हूँ कि ये तब तक ज़िंदा रहे, इसे एहसन का खून अपनी गर्दन पे महसूस हो। माँ के लहजे में ऐसी तासीर थी कि अरमान की गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो डोर जो समीर की गर्दन काटने वाली थी ज़मीन पे गिर गई। समीर ने एक लंबी और गहरी सांस ली और खांसते हुए फर्श पे गिर गया। उसका पूरा वजूद लरज रहा था और पसीने में शराबूर था। उसने अपनी गर्दन पे हाथ रखे जहाँ डोर उसकी रगड़ से सुर्ख निशान पड़ गया था और खून की हल्की सी लकीर नमूदार हो गई थी। वो जिंदगी और मौत के दरमियान मौल्लक था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो बच गया है। एहसन की माँ आहिस्ता कदमों से चलती हुई समीर के पास आई और उसके सामने बैठ गई। समीर ने डरते डरते नजरें उठा के उस माँ की तरफ देखा जिसकी आंखों में वो वीरानी थी जो उसने कभी किसी इंसान के आंखों में नहीं देखी थी। माँ ने समीर की तरफ देखा और इंतहाई धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, तुम जानते हो बेटा, खोने का दुख क्या होता है? तुम नहीं जानते, क्योंकि तुमने सिर्फ डोर काटी है, कभी किसी का कलेजा नहीं काटा। तुम्हारी इस पतंगबाजी के शौक ने मेरे घर का चिराग बुझा दिया। मेरा एहसन अभी सिर्फ 12 साल का था। उसे तो जीना भी नहीं आया था। वो डॉक्टर बनना चाहता था, मगर तुमने उसे मिट्टी में मिला दिया। समीर के पास उन बातों का कोई जवाब नहीं था। वो शर्मिंदगी और निदामत से ज़मीन में गड़ता जा रहा था। उसे रोते हुए माँ के कदम पकड़ लिए और कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दें, मैं गुनहगार हूँ। मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मैं नादान था। मुझे नहीं पता कि मेरी डोर किसी की जान ले लेगी। आप मुझे जो सज़ा देंगी मुझे कबूल है। चाहे तो मुझे मार दें, मगर मुझे माफ़ कर दें। एहसन की माँ ने अपना पैर पीछे हटाया और कहा, मैं तुम्हें माफ़ करने वाली कौन होती हूँ? माफ़ करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है और हकूक़ुल इबाद का मामला तो क़यामत के दिन होगा, जब मेरा एहसन तुम्हारा गिरबान पकड़ेगा। मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रही कि मुझे तुम पे रहम आ रहा है, बल्कि इसलिए छोड़ रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ भी मेरी तरह रोए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे घर में भी सफ़े मातम बिछे हों। जाओ समीर, मैं तुम्हें ज़िंदगी की भीख देती हूँ, मगर याद रखना, ज़िंदगी अब तुम्हारे लिए कर्ज है। तुम्हें हर रोज़ इस बोझ के साथ जीना होगा कि तुम्हारे हाथ मासूम लहू से रंगे हैं। अरमान और रुखसाना अपनी माँ के फैसले पर खामोश खड़े थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी माँ का हुक्म अटल है। अरमान ने पिस्तौल अपनी जेब में डाला और नफ़रत से समीर को देखा। उसे कहा, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए और मैं की बात को नज़रअंदाज कर दूं। समीर लड़खड़ाते हुए कदमों से खड़ा हुआ।
اس کا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا اور گردن سے خون رس رہا تھا۔ اسے کمرے سے نکلنے سے پہلے ایک بار پھر اس کالی پتنگ کو دیکھا جو فرش پہ پڑی تھی، وہ پتنگ جو اس کے لیے موت کا پروانہ بن کے آئی تھی۔ اسے جھک کے اس پتنگ کو اٹھایا اور وہیں سب کے سامنے سے پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس بات کا اعلان تھا کہ آج کے بعد سمیر کبھی پتنگ کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور صحن میں آیا جہاں اب بھی وہی وحشت زدہ خاموشی تھی۔ اس نے حویلی کی دیوار کی طرف دیکھا جہاں سے وہ کود کے اندر آیا تھا، مگر اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دیوار پھاند سکے۔ ارمان نے اسے اشارہ کیا اور حویلی کا چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ سمیر جب حویلی سے باہر نکلا تو شام ہو چکی تھی اور سورج غروب ہو رہا تھا۔ گلی میں اب بھی پتنگ بازی کا شور تھا، مگر سمیر کے لیے یہ شور اب ماتم کی آواز بن چکا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور گردن پہ خون کا نشان تھا۔ لوگ اسے دیکھ کے حیران ہو رہے تھے کہ محلے کا شیر آج گیدڑ کی طرح کیوں بھاگ رہا ہے، مگر سمیر کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سیدھا اپنے گھر پہنچا اور اپنی چھت پہ گیا جہاں اس کی سینکڑوں پتنگیں اور ڈور کے گولے رکھے تھے۔ اس کے دوست ابھی تک وہاں موجود تھے اور اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے سمیر کو اس حالت میں دیکھا تو گھبرا گئے اور پوچھا کہ کیا ہوا سمیر بھائی، کس نے مارا؟ مگر سمیر نے کسی کو کوئی جواب نہ دیا۔ اسے ایک جنونی کیفیت میں اپنی تمام پتنگوں کو جمع کیا اور ان پہ مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگی اور سمیر ان شعلوں کے سامنے بیٹھ کر دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ اس کے دوست اسے پاگل سمجھ کے وہاں سے کھسک گئے۔ سمیر نے اس آگ میں اپنی ڈور، اپنی چرخی اور اپنا غرور سب کچھ جلا کے راکھ کر دیا۔ اس رات سمیر کو بخار ہو گیا اور وہ کئی دن تک بستر پہ پڑا رہا۔ وہ نیند میں بڑبڑاتا تھا اور معافیاں مانگتا تھا۔ اس کے گھر والے پریشان تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، مگر وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا تھا۔ جب وہ ٹھیک ہوا تو وہ ایک بالکل بدل چکا انسان تھا۔ اس نے پتنگ بازی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا اور اس نے اپنی زندگی کا ایک نیا مقصد بنا لیا۔ وہ اب گلی گلی جا کے بچوں کو پتنگ بازی سے روکتا، اسکولوں اور محلوں میں جا کے مہم چلاتا اور لوگوں کو بتاتا کہ یہ خونی کھیل کیسے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ لوگ اسے دیکھ کے مذاق اڑاتے اور کہتے کہ دیکھو یہ وہی سمیر ہے جو کل تک پتنگوں کا بادشاہ تھا، آج درویش بنا پھرتا ہے۔ مگر سمیر کو ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے گردن پہ وہ نشان ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تھا جو اسے ہر روز اس واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ وہ اکثر چھپ کے سیٹھ عابد کی حویلی کے باہر جاتا تھا اور وہاں کھڑے ہو کے گھنٹوں اندر دیکھتا رہتا۔ شاید وہ احسن کی روح سے معافی مانگنا چاہتا تھا یا شاید وہ اس کی ماں کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا تھا جس نے اسے نئی زندگی دی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور سال بیت گئے مگر سمیر کا پچھتاوا کم نہ ہوا۔ اسے شادی نہیں کی اور اپنی ساری زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دی کہ کوئی اور احسن اس قاتل ڈور کا شکار نہ ہو۔ ایک دن خبر ملی کہ حویلی والے وہ خاتون یعنی احسن کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ سمیر اس جنازے میں شرکت کے لیے گیا۔ وہ سب سے پیچھے کھڑا رو رہا تھا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو سمیر نے آگے بڑھ کے کندھا دیا۔ ارمان نے اسے دیکھا مگر روکا نہیں۔ شاید اس نے سمیر کی آنکھوں میں وہ سچی توبہ دیکھ لی تھی۔ تدفین کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو سمیر وہیں قبر پہ بیٹھا رہا اور رات گئے تک روتا رہا۔ اس نے قبر کی مٹی کو گواہ بنا کے کہا، ماں جی، آپ نے مجھے زندگی دی تھی اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس زندگی کو کسی اچھے کام میں لگاؤں۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ احسن سے ملی ہوں گی تو اسے بتا دیں گی کہ اس کا قاتل اب ہر روز مرتا ہے اور ہر روز اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ سمیر کی یہ داستان پورے محلے کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گئی۔ بسنت کے تہوار اب بھی آتے تھے مگر اب اس محلے میں کوئی بھی کانچ والی ڈور استعمال نہیں کرتا تھا، کیونکہ سمیر نے ہر گھر میں یہ شعور بیدار کر دیا تھا کہ ایک لمحے کی خوشی کسی کی ساری زندگی کا غم بن سکتی ہے۔ وہ حویلی جو کبھی ویران تھی اب وہاں ایک قرآن اکیڈمی کھل گئی تھی۔
جسے رخسانہ اور ارمان چلا رہے تھے، اور سمیر اکثر وہاں جا کے بچوں کی خدمت کرتا تھا۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر اصل انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو مانے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ سمیر نے ایک جان لی تھی، مگر اس کے بدلے اس نے ہزاروں جانیں بچانے کا مشن اپنا لیا تھا۔ اس کا پچھتاوا ہی اس کی نجات تھا، اور شاید اللہ نے اسے اسی لیے زندہ رکھا تھا تاکہ وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن سکے۔ آج جب بھی بسنت کے موسم میں آسمان رنگین ہوتا ہے تو سمیر ایک کونے میں بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ کسی ماں کی گود نہ اجڑے، کسی بہن کا بھائی نہ بچھڑے، اور کسی کا آنگن ویران نہ ہو۔ یہ کہانی صرف سمیر کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو اپنی تفریح کے لیے دوسروں کی جان خطرے میں ڈالتا ہے۔ یہ ایک وارننگ ہے کہ خونی کھیل کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے، اور مکافات عمل کی چکی بہت باریک پستی ہے۔ سمیر زندہ بچ گیا تھا، مگر وہ اندر سے مر چکا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی سزا تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا تھا تو اسے ان پہ خون کے دھبے نظر آتے تھے جو کسی بھی پانی سے دھل نہیں سکتے تھے۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ اگر اس دن احسن کی ماں اسے روکتی نہیں اور ارمان اسے مار دیتا تو شاید وہ اس عذاب سے بچ جاتا جو وہ اب ہر پل سہ رہا تھا۔ مگر پھر اسے خیال آتا کہ شاید یہی اللہ کی مرضی تھی کہ وہ زندہ رہ کے عبرت کی تصویر بنے۔ اس دردناک اور عبرت انگیز کہانی سے ہمیں سب سے بڑا اور بنیادی سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کی تھوڑی سی لاپرواہی اور اپنی ذاتی خوشی یا انا کی تسکین کے لیے کیا جانے والا عمل کسی دوسرے کی ہستی کھیلتی زندگی کو ہمیشہ کے لیے برباد کر سکتا ہے۔ جیسا کہ سمیر کے پتنگ بازی کے جنون اور قاتل ڈور کے استعمال نے ایک معصوم بچے احسن کی جان لے لی اور ایک ماں کی گود اجاڑ دی۔ یہ کہانی ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ تفریح کے نام پہ خونی کھیل کھیلنا اور دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا کوئی بہادری نہیں بلکہ بدترین سفاکی اور جرم ہے، جس کا خمیازہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہانی مکافات عمل کے اٹل قانون کو بھی واضح کرتی ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ سمیر نے جس طرح انجانے میں کسی کا گلا کاٹا، قدرت نے اسے اسی کیفیت میں لا کھڑا کیا جہاں اسے اپنی موت سامنے نظر آئی۔ لیکن اس کہانی کا سب سے روشن پہلو احسن کی ماں کا عظیم کردار ہے، جنہوں نے اپنے جوان بیٹے کے قاتل کو سامنے پا کے بھی انتقام کی آگ کو بجھا دیا اور ایک اور ماں کی گود اجڑنے سے بچا لی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ معاف کر دینا اور زندگی کی بھیک دینا انتقام لینے سے زیادہ مشکل اور بڑا عمل ہے، کیونکہ اصل سزا موت نہیں بلکہ زندہ رہ کے پچھتاوے کی آگ میں جلنا ہے۔ سمیر کی باقی ماندہ زندگی اور اس کی توبہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان سچے دل سے اپنی غلطی تسلیم کر لے اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرے تو وہ اپنی ذات کو پاک کر سکتا ہے۔ یہ کہانی معاشرے کے لیے کھلا پیغام ہے کہ خونی ڈور اور پتنگ بازی جیسے جان لیوا کھیلوں کا بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ ایک انسانی جان کی قیمت دنیا کی تمام خوشیوں اور کھیلوں سے زیادہ ہے، اور ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو یہ شعور دینا ہوگا کہ وہ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کے گھروں میں ماتم کی صفیں نہ بچھائیں، کیونکہ دوسروں کا درد محسوس کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔